हमने पहले पढ़ लिया मैसूर तक, इंडियन स्टेट्स एंड इट्स सोसाइटी इन 18th सेंचुरी का ये चैप्टर, सेकंड चैप्टर है बिपिन चंद्रा, जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्टेट ईपीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो स्कूल गोइंग 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको सिर्फ नॉलेज गेन करनी है उनके लिए तो है ही है बहुत इंपॉर्टेंट। अब हमने मैसूर तक सब कुछ, मैसूर तक पढ़ लिया था, मैसूर तक क्या क्या चल रहा था। अब हम नेक्स्ट स्टेट अपनी पढ़ने जा रहे हैं, केरला। केरला ना बहुत चीजों में बट चुकी थी, जैसे फ्यूडल चीज हो गए, राजाज हो गए, उनके बीच में बट गई थी। अब इनमें जेमोरिन, चरकल, कोचिन कोर ऐसी चीजें आती हैं। फिर जो किंगडम था ना ट्रेवनकोर का, वो किसके अंडर था? मार्तंड वर्मा के अंडर था। किसके बाद आए? 1729 में, 29 के बाद उनके अंडर आ गया, मतलब 18th सेंचुरी में उनके पास था। अब वो कैसे इंसान था ये? कंबाइंड रेयर फोरसाइट, मतलब दूरदर्शिता होना, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, हिम्मत है, डेयरिंग है, कुछ भी कर गुजर जाने वाला इंसान। उन्होंने क्या किया? फ्यूडेटर्स को कंट्रोल किया, क्यूलिन को कॉन्कर किया, इलाइडम को कॉन्कर किया, डिफीट किया डच को, और उनका पॉलिटिकल, डच का पॉलिटिकल पावर एंड किया किसमें? केरला में। ही ऑर्गेनाइज्ड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑन द वेस्टर्न मॉडल विद पावर इन केरला। मतलब उन्होंने ना वहां पे क्या, आर्मी, कैसी आर्मी ऑर्गेनाइज की? वेस्टर्न मॉडल की। किसकी हेल्प से? यूरोपियन ऑफिसर्स की हेल्प से। उनको मॉडर्न वेपन्स दिए, गन्स दिए, ये नहीं तलवारें लेके खड़े कर दिए हैं, या उनको मतलब गन्स, राइफल्स वगैरह ये सब कुछ प्रोवाइड करवाया अपनी आर्मी को। He also constructed a modern arsenal. Martin Vernon used his new army to expand northwards, and the boundaries of Travancore soon extended from Kanyakumari to Cochin. अब मार्टिन वर्मा ने ना अपनी आर्मी को कहाँ पे यूज किया? नॉर्थ की तरफ यूज किया, वहां पे अपना एक्सपेंशन बढ़ाया। और उनकी जो ये बाउंड्रीज थी वो कहाँ पे एक्सटेंड हुई? कन्याकुमारी से, ट्रेवनकोर कहाँ पे? कन्याकुमारी से लेके कोचीन तक। ही अंडरटुक मैनी इरिगेशन वर्कर्स, बिल्ड रोड्स। अब उन्होंने ना सिर्फ आर्मी ही नहीं बनाई, इरिगेटेड वर्क किए, नदियाँ, रोड्स बनाए, कैनाल्स बनाई कम्युनिकेशन के लिए, कि इजीली कम्युनिकेशन हो सके। गिव एक्टिव एनकरेजमेंट, लोगों को एनकरेज किया कि फॉरेन ट्रेड करना चाहिए। बाय 1763 ऑल द पेटी प्रिंसिपलिटीज ऑफ principalities by 1763 all the petty principalities of Kerala had been absorbed or subordinated by all three big states of Cochin, Travancore and Calicut. अब जो बड़ी बड़ी स्टेट्स थी केरला की, केरला के अंदर जो थी बिग स्टेट्स कौन सी आ गई? कोचीन, ट्रेवनकोर, कैलिकट। हैदर अली began his invasion of Kerala in 1766 and in the end of annexed North Kerala by up to Cochin. हैदर अली ने इन्वेजन किया था केरला में 1766 में और एनेक्स कर लिया नॉर्थ केरला। कहाँ से? केरला से लेके कोची तक, नॉर्थ वाली साइड, इंक्लूडिंग द टेरिटरी ऑफ, कौन कौन सी टेरिटरी आ रही थी? जेमरिन ऑफ कैलिकट। जेमरिन कहाँ पे? कैलिकट में। The 18th century saw a remarkable revival of Malayalam literature. अब यहाँ पे कौन सा लिटरेचर ज्यादा चल रहा था? मलयालम। This was due in part of Rajas and chiefs of Kerala who were great patrons and of literature. जो क्या थे इस पूरी चीज का एक बहुत बड़ा पार्ट था, राजा चीफ्स जो थे केरला के, वो बहुत इंक्लाइंड थे किसकी तरफ? लिटरेचर की तरफ। त्रिवंद्रम त्रिवेंद्रम जो है वो क्या, किसकी कैपिटल थी? ट्रेवनकोर की। बिकेम द सेकेंड हाफ ऑफ द, अब कब बनी थी? सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में, सेंटर ऑफ संस्कृत स्कॉलरशिप। ये एक सेंटर बन गया था संस्कृत का। रामा वर्मा, सक्सेसर ऑफ मार्टिन वर्मा, वॉज हिमसेल्फ ए पोइट। रामा वर्मा जो थे, सक्सेसर थे मार्टिन वर्मा के, वो खुद क्या थे? एक पोइट थे, स्कॉलर थे, म्यूजिशियन थे, रिनोड एक्टर थे, ए मैन ऑफ ग्रेट कल्चर, अपने कल्चर को अच्छे से जानते थे। कितना कितना ज्यादा वो अपने आप को ग्रूम कर चुके थे। एक पोइट भी है, स्कॉलर भी है, म्यूजिशियन भी है, रिनोड एक्टर भी हैं, ये अपने कल्चर को अच्छे से पहचानते भी हैं।
और वो फ्लुएंटली इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोल रहे थे। तो क्या की, और उनका इंटरेस्ट किसमें था, यूरोपियन अफेयर्स में, न्यूज़पेपर्स पढ़ना। आजकल किसी को भी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोलो ना, सबको लगता है हाय न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोल रही है, ये कैसे पढ़ना है भाई अब। पर वो ऐसे नहीं थे, उनको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता था। जर्नल्स कौन से पढ़ते थे, जो पब्लिश्ड होते थे कि लंदन में, कलकत्ता में और मद्रास में। अब नेक्स्ट है हमारा एरियाज अराउंड दिल्ली। अब एरियाज अराउंड दिल्ली का मतलब दिल्ली के अराउंड कौन कौन से एरिया आते थे। जैसे पहला है राजपूत स्टेट्स। The principal Rajput states took advantage of growing weakness of Mughal power to virtually free themselves from the central control, while at the same time increasing their influence in the rest of the empire. अब राजपूत जो थे, उन्होंने एडवांटेज लिया कि हाँ, मुगल अथॉरिटी अब कमजोर हो गई है सेंटर में, खुद मुगल अथॉरिटी मुगल अथॉरिटी कंट्रोल हो गई है सेंटर में। अब खुद को उन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग किया। स्ट्रॉन्ग करने के बाद उनका क्या था कि अब उन्होंने ना, जो रेस्ट ऑफ द एम्पायर में जगहें बच गई थी, जो स्टेट्स बच गई थी, ये जो टेरिटरीज बच गई थी, वहां पे अपना दबदबा जमाने लगे। In the regime of Farooq Siyar and Muhammad Shah, the rulers of Amber and Mawar were appointed the governors of important Mughal provinces such as Agra, Gujarat and Malwa. अब ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि फारूक सुयार और मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड पे अंबर और मावाड़ के गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया, जो राजपूत थे। और वो कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन थे ना मुगल के, वहां पे उनको अपॉइंट किया गया था, जैसे आगरा, गुजरात एंड मालवा। राजपूताना states continue to be divided as before. आज भी राजपूताना स्टेट्स ना वैसे ही डिवाइड हो रही थी जैसे पहले हो रही थी। राजपूताना स्टेट्स ने मुगल से कुछ नहीं सीखा कि हाँ ये लोग डिवाइड हो रहे हैं तो कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। The bigger among them expanded at the cost of their weaker neighbors Rajput and non-Rajput. अब ये ना एक बढ़ता ही चला जा रहा था वीकर नेबर्स का, राजपूत और नॉन राजपूत में। और इसका फायदा किसने उठाया, ब्रिटिशर्स ने। इधर राजपूत लड़ रहे हैं, उधर मुगल्स अपने आप में लड़ रहे हैं, अपने ही अपनों से लड़ रहे हैं, तो बाहर का बंदा आगे फायदा उठाएगा ही ना। तो ब्रिटिशर्स ने फायदा उठाया। मोस्ट ऑफ द लार्जर राजपूत स्टेट्स वर continuous constantly involved in petty quarrels and civil wars. अब कुछ राजपूताना स्टेट्स थी ना, वो खुद में ही लड़ रही थी, जैसे सिविल वॉर हो गई, अपने अपने भाई बहनों से लड़ना, ये सब कुछ चल रहा था। इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था यहाँ पे। जो मुगल कोर्ट में भी, जैसे मुगल कोर्ट में हो रहा था वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा था। दस अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ वॉज किल्ड बाय हिज ओन सन। अजीत सिंह को किसने मारा, उसी के बेटे ने मार दिया। किस लिए मार दिया कि हाँ भाई, उनको किल्ड बाय हिज ओन सन, अपने ही बेटे को मार दिया। किसके लिए, गद्दी के लिए। मतलब अजीत सिंह को किसने मारा था, उन्हीं के बेटे ने मार दिया। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग राजपूत रूलर ऑफ द 18th सेंचुरी कौन थे, राजा सवाई जय सिंह ऑफ अंबर 1681 से लेके 1743 तक। जो 18th सेंचुरी में कौन थे, राजा सवाई जय सिंह ऑफ अंबर। ये कौन ये क्या थे, मतलब आउटस्टैंडिंग रूलर थे, राजपूत रूलर थे 18th सेंचुरी के। ही वॉज डिस्टिंग्विश्ड स्टेटमैन, लॉ मेकर एंड रिफॉर्मर। ये एक स्टेटमेंट्स मैन थे, लॉ मेकर थे, रिफॉर्मर थे। बट मोस्ट ऑफ ऑल ही शोन एज अ मैन ऑफ साइंस इन एज व्हेन। अब ना ये मैन ऑफ साइंस, जब इंडियन साइंटिफिक प्रोग्रेस की तरफ भी नहीं था तो ये साइंस को पढ़ रहे थे। He founded the city of Jaipur in the territory taken from Jats and made it a great seat of science and art. अब इन्होंने जाट से ना जयपुर सिटी ली, फाउंड किया उसको, ठीक है, और उसे क्या बनाया, सीट ऑफ साइंस एंड आर्ट। वहां पे साइंस और आर्ट को बढ़ाया, एक बात मतलब एक्सपैंड किया, उसके बारे में लोगों को बताया, पढ़ाना शुरू किया। Jaipur was built upon strictly scientific principles and according to regular plan. अब जयपुर जो सिटी बनी हुई है ना, वो किस किस प्रिंसिपल्स पर बनी हुई है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बनी हुई है एट दैट टाइम। अब कोई पूछेगा हु इज द फादर ऑफ जयपुर सिटी, हु फाउंड द जयपुर सिटी, तो पता होना चाहिए राजा जय
राजा सवाई जय सिंह। जयपुर was built upon ये तो मतलब regular plans। Its broad streets are intersected at right angles। मैं तो नहीं गई जयपुर, जो भी जयपुर से ये वीडियो देख रहा होगा उनके उनको तो पता ही होगा, रेस्ट ऑफ द अब हमें भी पता लग गया कि जो बोर्ड्स है, ये स्ट्रीट्स है, वो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, और किस एंगल पे इंटरसेक्ट करती है, एट राइट एंगल्स। जय सिंह वॉज अबव एवरीथिंग ग्रेट एस्ट्रोनमर। वो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोनमर भी थे। एस्ट्रोनमर मतलब एस्ट्रोलॉजी में वो इंटरेस्टेड होंगे। साइंस और एस्ट्रोनमर्स अलग नहीं होते, एस्ट्रोलॉजी कभी भी साइंस से अलग नहीं होती। इवन एस्ट्रोलॉजी से ही साइंस आई है। He erected observatories with accurate and advanced instruments, some of them of his own invention at Delhi, Jaipur, Ujjain, Varanasi, and Mathura। अब एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स थे दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में। हिज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन वाज रिमार्क्ड एक्यूरेट। एकदम एक्यूरेट उनकी जो ऑब्जर्वेशंस आती थी एस्ट्रोनॉमिकल, वो बिल्कुल एक्यूरेट होती थी। He drew up a setup of tables united Jiz Muhammad Shahi to enable people to make astronomical observation। He had elicited एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री। हम यूक्लिड एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री पढ़ते हैं मैथ्स में, ये 10th क्लास की बुक में है मैथ्स की। इनको ये पढ़ते हैं, उस टाइम पे उन्होंने उस चीज को ट्रांसलेट किया था किसने, संस्कृत में। और बहुत सारी जो ट्रिग्नोमेट्री, नेपेरियस वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शंस, यूज ऑफ लॉगरिदम्स, लॉग्स के बारे में बताना, कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसको इन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेट किया था। जय सिंह वॉज ऑल्सो सोशल रिफॉर्मर। अब ये एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। He, he tried to enforce the law to reduce the lavish expenditure with the Rajput, and Rajput had to incur on a daughter's wedding, and which often led to infanticide। अब इन्होंने ना सबसे अच्छी चीज जो आज के टाइम पे भी होनी चाहिए, बेटियों की शादियों पे पैसा कम खर्च होना चाहिए, तामझाम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो उन्होंने उस टाइम पे रोक लगाई थी कि एक लिमिट तक होना चाहिए। और इनफेंटिसाइड, भ्रूण हत्या के ऊपर इन्होंने आवाज उठाई, उस चीज को बंद किया। दिस रिमार्केबल प्रिंस रूल्ड जयपुर फॉर नियरली 44 ईयर्स। इन्होंने कब तक राज किया, 44 ईयर्स तक। कहाँ से लेके 1699 से लेके 1743 तक। नेक्स्ट है द जाट्स। द जाट्स एक कास्ट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। जाट्स कौन होते हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं। ये कहाँ पे रीजन अराउंड था, कहाँ पे था इनका रीजन, दिल्ली, आगरा एंड मथुरा। जैसे सो कॉल्ड आज हम बोल सकते हैं हरियाणा में सबसे ज्यादा जाट्स होते हैं, जाट से पहचान होती है, जाट कम्युनिटी ज्यादा है हरियाणा में। ऑपरेशन बाय मुगल ऑफिशियल्स ड्रोव बाय जाट पेजेंट इन मथुरा टू रिवोल्ट। अब मुगल ऑफिशियल्स की इनके साथ कभी बनी नहीं, तो इनके साथ लड़ाई ही रहती थी। दे रिवॉल्व अंडर द लीडरशिप ऑफ जाट जमींदार। अब ये किनकी लीडरशिप में होता था, जाट जमींदार, इन 1669 एंड देन अगेन इन 1688। पहले 1669 में हुआ, फिर कब हुआ, 1688 में। These revolts were crushed but their areas remained distributed। अब यहाँ पे ये क्रश खत्म भी हो जाती थी, मतलब खत्म ही नहीं, क्रश कर दिया जाता था, मतलब चुप करवा दिया जाता था, बट ये फिर भी डिस्ट्रीब्यूटेड ही रहती थी। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब दे क्रिएट डिस्टर्बेंस ऑल अराउंड दिल्ली। औरंगजेब की डेथ के बाद इन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू कर दी, कहाँ पे, दिल्ली में। Though originally a peasants uprising, the Jat revolt led by zamindar soon became predatory। अब उस टाइम पे ना इन्होंने क्या शुरू कर दिया, पीजेंट अपराइजिंग, पीजेंट्स रिवोल्ट कर रहे हैं, जाट रिवोल्ट शुरू कर दिया। और ये कौन करता था, जमींदार। They plundered all and studied the rich and the poor, जागीरदार and the peasants, the Hindus and Muslims। अब ये सारा प्लंडर्स किन किन के बीच में था, रिच और पुअर, जागीरदार और पीजेंट्स के बीच में, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। They took active part in the court intrigues at Delhi, often changing sides to suit their own advantage। अब ना ये
बड़े एक्टिवली पार्ट लेते थे कोर्ट्स में, हाँ केस कर देना, ये कर देना, बट बहुत जल्दी अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी हो जाते थे. द जाट स्टेट ऑफ भारतपुर वॉज सेटअप बाय चूड़ामन एंड बदान सिंह. अब जो जाट की स्टेट थी भरतपुर, वो किसने सेटअप की? चूड़ामन और बदन बदन सिंह ने. और जाट पावर रीच्ड इट्स हाईएस्ट ग्लोरी ऑफ सूरजमल, who ruled 1756 से लेके 1763 तक, was an extremely able administrator and soldier and a very wise statesman. अब जो ये थे ना, जाट पावर थी, ये हाईएस्ट ग्लोरी थी सूरजमल की, जिन्होंने रूल कहाँ से किया था? 1756 से लेके 1763 तक. जो एक हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्जर थे, जो वाइस स्टेटमेंट भी थे. He extended his authority over a large area which extended from Ganga in the eastern Chambal in the south, the Subha Agra in the west, Subha of Delhi in the north. His state included, among others, the district of Agra, Mathura, Meerut, and Aligarh. इसमें कौन कौन सी इंक्लूड थी स्टेट? आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़. A contemporary historian has described him as follow. उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया था? Though he wore the dress of farmer, could speak only his own way, dialectic, he was a plateau of Jat tribe. In the prudence, ethic, and the ability to manage the revenue and civil affairs, he had no equal the greatness of Hindu except Asaf Jah Bahadur. After his death in 1763, the Jat declined. जब इनकी डेथ हुई तो क्या हुआ? जाट जो है ना, वो डिक्लाइन होना शुरू हो गए, स्प्लिट हो गए, पेटी जमींदार, और इनके बीच में आपस में बहुत लड़ाइयाँ होने शुरू हो गई. नेक्स्ट है बंगश, पठान एंड रोहल्स. Muhammad Khan Bangash, an Afghan adventurer, established his own control over the territory around the Farrukhabad between what are now Aligarh and Kanpur during the region of Farrukh Siyar and Muhammad Shah. अब मोहम्मद खान बंगश और एक अफगान का एडवेंचरर था, उन्होंने कंट्रोल कहाँ शुरू किया? फरुखाबाद में, जो आज के टाइम पे अलीगढ़ और कानपुर के नाम से जाना जाता है. उस टाइम कौन ड्यूरिंग द रीजन, किसका रीजन था? कौन थे? फारूक सियार और मोहम्मद शाह. सिमिलरली, during the breakdown of administration following the Nadir Shah invasion, Ali Muhammad Khan carved out a separate principality known as Rohilkhand. रोहिलखंड मतलब अब उनको क्रेव हुई कि हम अपनी सेपरेट स्टेट बना लें. और वो कहाँ पे थी? एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, बिटवीन हिमालय के फुट हिल्स पे, बिटवीन द गंगा इन द साउथ, साउथ की जो गंगा है, कुमाऊं हिल्स इन द नॉर्थ, with its capital at first at Alone in Bareilly and later in Rampur. The Rohillas clashed with constantly with. अब इनका क्लैश किसके साथ होता था? अवध, दिल्ली और जाट्स के साथ. द सिक्स. Founded at the end, founded at the end of the 15th century by Guru Nanak. अब सिक्स कब फाउंड हुए थे? गुरु नानक देव जी के टाइम पे. द सिख रिलीजन सेपरेट एमंग द जाट्स, पेजेंट्री एंड अदर लोअर कास्ट्स ऑफ द पंजाब. अब ये जो किसान होते हैं ना, या जाट किसान थे, उनके उनके तक ये रिलीजन स्प्रेड हुआ, लोअर कास्टिज्म की तरफ स्प्रेड हुआ. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिक्स इनटू ए मिलिटेंट फाइटिंग कम्युनिटी वाज बिगिन बाय गुरु हरगोबिंद जी के द्वारा. अब जब गुरु हरगोबिंद जी का टाइम आया ना, तो ये क्या हो गई, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी? सिक्स को क्या जाने कहने लगे? मिलिटेंट्स कहने लगे, फाइटिंग कम्युनिटी कहने लगे. किसके टाइम पे? गुरु हरगोबिंद सिंह जी के टाइम पे. 1606 से लेके 1645 तक गुरु हरगोबिंद जी थे. इट वॉज होवर अंडर द लीडरशिप ऑफ गुरु गोविंद. जब गुरु गोविंद सिंह जी का टाइम था, कहाँ कब से था? 1664 से लेके 1708 तक. द टेंथ एंड द लास्ट गुरु ऑफ द सिक्स. गुरु गोविंद सिंह जो थे वो टेंथ और लास्ट गुरु थे किसके? सिख के. और ये क्या थे? पॉलिटिकल मिलिट्री फोर्स में थे. फ्रॉम 1699 ऑनवर्ड्स गुरु गोविंद सिंह वेज्ड कांस्टेंट वॉर अगेंस्ट द आर्मी. अब गुरु गोविंद सिंह ना कॉन्स्टेंटली किससे लड़ाई कर रहे थे? किसकी आर्मी से लड़ाई कर रहे थे? औरंगजेब की. एंड द हिली राजा, जो हिल के राजा थे, हिली राजा थे.
After Aurangzeb death, Guru Gobind Singh joined Bahadur Shah's camp as a noble of the rank 5,000 Jat and the 5,000 Sawar accompanied him to the Deccan, where he was treacherously murdered by one of his Pathan employees. अब गुरु गोविंद जी की औरंगजेब की डेथ के बाद गुरु गोविंद जी ने किसको ज्वाइन किया था? बहादुर शाह का कैंप, जो एक नोबल रैंक जिसमें 5,000 जाट थे, सवार थे। उन्होंने डेक्कन में क्या किया? मर्डर किया। किसके द्वारा हुआ उनका मर्डर? एक पठान एम्प्लॉय के द्वारा। आफ्टर द गुरु गोबिंद सिंह डेथ, द इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप केम टू एन एंड। जैसे ही गुरु गोबिंद जी की डेथ हुई, वैसे ही गुरुशिप की का भी एंड हो गया, एंड द लीडरशिप ऑफ सिक्स पास्ट टू हिज ट्रस्टी डिसिप्लिन बंदा सिंह। अब बंदा सिंह के पास जो थी, वो एज ए डिसाइपल, एज ए शिष्य काम करने लगे, उन्होंने गुरुशिप नहीं ली। He is morely widely known as बंदा बहादुर, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? बंदा बहादुर। बंदा rallied together the Sikh peasant of the Punjab and carried on vigorous and equal struggles against the Mughal army for 8 years. अब इन्होंने स्ट्रगल किसके अगेंस्ट किया? मुगल आर्मी के साथ किया। कब तक किया? 8 साल तक। ही वॉज ही वॉज कैप्चर्ड। अब उनको he was captured in 1715 and put to death. अब उनको पकड़ लिया गया और 1715 तक उनको पकड़ के रखा और उसके बाद उनको मार दिया। His death gave a setback to the territorial ambitions and Sikhs and their power declined. जब बंदा बहादुर की डेथ हुई, तो सिक्स को एक और झटका लगा। पहले तो वो अपने गुरु को खो चुके थे, फिर एक बंदा बहादुर जो उनका डिसाइपल था, जो उनका शिष्य था, उसकी डेथ के बाद भी उनको एक सेटबैक लगा और उनकी सिक्स की जो पावर थी वो डिक्लाइन होने लगी। The invasion of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali and the conquest and dislocation of Punjab administration gave the Sikhs an opportunity to rise once again. जब नादिर शाह का इन्वेजन हुआ, अहमद शाह अब्दाली आया, ये इंडिया में प्लंडर किया, मुगल्स के पीकॉक थ्रोन को ले गया, वैसे ले गया, तो पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन के पास सिक्स के पास एक और चांस आया, एक और अपॉर्चुनिटी आई कि वो दोबारा से राइज कर सके। इन द वेक ऑफ मार्चेस ऑफ द इन्वेडर्स आर्मी, दे प्लंडर्ड ऑल एंड सर्जरी एंड गेन्ड वेल्थ एंड मिलिट्री पावर। अब जब ये सब इन्वेडर्स आते थे ना, तो पंजाब भी क्या करते थे कि लोगों को बचाने के लिए ये लड़ते थे, ये अपनी आर्मी बिल्ड करते थे। पंजाब के लोग ऐसे करते थे, सिख्स ऐसे करते थे, और इन्होंने वैसे ही अपनी वेल्थ जोड़ना शुरू की और मिलिट्री पावर लेना शुरू की। विद द विड्रॉवल ऑफ अब्दाली फ्रॉम पंजाब, दे बिगेन टू फिल पॉलिटिकल वैक्यूम। अब इससे क्या हुआ? जो इनका पॉलिटिकल वैक्यूम था ना, खालीपन था ना, वो भरना शुरू हो गया, मतलब उसमें जान आने लगी। इन 1756, अब 1765 से लेके 1800 के बीच में क्या हुआ? दे ब्रॉट पंजाब एंड द जम्मू अंडर देयर कंट्रोल। अब ये पंजाब और जम्मू किसके कंट्रोल? अब ये 65 से 1800 के बीच में। द सिक्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 12 मिसल्स, और मिसल्स फुली कोऑपरेटेड विद ईच अदर। 12 मिसल्स थे या कॉन्फिडेंशियरीज थे, जो ऑपरेटेड होती थी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोविजन में कौन आता है? सिक्स और जम्मू, सॉरी पंजाब एंड जम्मू आता था। और ये मिसफुली कोऑपरेटेड विद ईच अदर, ये एक दूसरे से कोऑपरेट करते थे। They were originally based on the principle of equality, with all the members of equal voice in deciding the affair of Misl and electing its chief and other officers. अब ये क्या करते थे? इक्वली डिसाइड करते थे मिसल्स अफेयर्स को, इलेक्ट करना चीफ को और अदर ऑफिसर्स को। ग्रेजुअली द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ मिसल डिसअपियर्ड। जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर था ना मिसल्स का, ये डिसअपियर होने लगा। एंड द पावरफुल चीफ्स डोमिनेटेड देम, और पावरफुल चीफ्स ने क्या किया? डोमिनेट करना शुरू कर दिया। द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी ऑफ खालसा, और यहाँ से क्या निकला? स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड और यूनिटी ऑफ खालसा ऑल्सो डिसअपियर्ड एज दीज चीफ्स कॉन्स्टेंटली कॉल्ड। ये क्यों डिसअपियर्ड हो गया? यूनिटी ऑफ खालसा क्यों डिसअपियर्ड हो गया? क्योंकि आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई और ये एक दूसरे को इंडिपेंडेंट चीफ्स बनने लगे।
अब पंजाब अंडर रणजीत सिंह. At the end of 18th century, Ranjit Singh, chief of Surekha Chinese, rose into prominence. अब ये prominence में आने लगे रंजीत सिंह. स्ट्रॉन्ग करेजियस सोल्जर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग थे, करेजियस थे, हिम्मत वाले थे, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, स्किलफुल थे, डिप्लोमैट थे. ही वॉज अ बॉर्न लीडर ऑफ मैन. इसे क्या जाता है, ये बॉर्न लीडर थे. ही कैप्चर्ड लाहौर, इन्होंने लाहौर को कैप्चर किया 1799 में. एंड अमृतसर, अमृतसर को कब किया, 1802 में. ही soon brought all सिक्स वेस्ट ऑफ सतलुज अंडर हिज कंट्रोल. सिक्स को इन्होंने ना सबको कंट्रोल किया, अपने अंडर में लिया और अपना एक किंगडम स्टार्ट किया, हिज ओन किंगडम. कहाँ पे, पंजाब में. लेटर ही कॉन्कर्ड, उसके बाद इन्होंने कश्मीर, पेशवार, मुल्तान, पेशावर और मुल्तान को भी कॉन्कर किया. द ओल्ड सिक्स chiefs वर ट्रांसफर्ड इनटू बिग जमींदार एंड जागीरदार. अब ओल्ड सिक्स किस में कन्वर्ट हो गए, बड़े जमींदार और जागीरदार में. ही डिड नॉट मेक एनी चेंजेस इन द. अब इन्होंने किस में चेंज नहीं लाया था, लैंड रेवेन्यू प्रोमulgated, जो मुगल्स के टाइम का चल रहा है वैसे ही चल रहा था. द amount of land revenue was calculated on the basis of 50% of the gross produce. बस वो किस पे कैलकुलेटेड होते था, जो 50% है ना ग्रॉस, ग्रॉस जितनी आ रही है उसके ऊपर. रंजीत सिंह बिल्ड ए पावरफुल डिसिप्लिन एंड वेल इक्विप्ड आर्मी. उन्होंने वेल इक्विप्ड आर्मी बनाई थी यूरोपियन लाइंस विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन इंस्ट्रक्टर्स. और किसकी हेल्प से, यूरोपियन इंस्ट्रक्टर्स की हेल्प से. His new army was confined to the six. अब ये न्यू आर्मी मतलब सिर्फ सिक्स तक ही नहीं थी. He also recruited गोरखास भी थे, बिहारीज, ओरियास, पठान्स, डोगरा, पंजाबी, मुस्लिम्स, ये सब थे. He set up he set up a modern foundry to manufacture cannon at Lahore. इन्होंने एक जो जहाँ पे एक मैं क्या से समझाऊँ आपको. हाँ, एक मैन्युफैक्चर कैनन मतलब वहाँ पे एक सेटअप शुरू किया जहाँ पे वो अपने कैनन्स को रखेंगे, बड़ी बड़ी मिसाइल्स को रखेंगे, वो उन्होंने वहाँ पे लाहौर में शुरू किया था. एंड एम्प्लॉयड मुस्लिम गनर्स, और वहाँ पे उन्होंने गनर्स को रखे थे जो मुस्लिम्स थे. गनर्स किसको रखा था, जो मुस्लिम थे. इट इज सेड दैट ही possessed द सेकंड बेस्ट आर्मी इन एशिया. और सेकंड बेस्ट आर्मी किसने बनाई थी उस टाइम पे पूरे एशिया में, राजा रंजीत सिंह जी ने. द फर्स्ट बीइंग द आर्मी ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ये पहली आर्मी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से बनी थी. रणजीत सिंह हैड ग्रेट कैपेसिटी ऑफ चूजिंग हिज ओन मिनिस्टर्स. ये अपने मिनिस्टर्स को ना बहुत अच्छे से वाइजली चूज करते थे. हिज कोड वाज स्लैंडेड विद, मतलब बहुत अच्छे लोग हुआ करते थे. ही वाज टॉलरेंट थे, लिबरल थे हर रिलीजियस मैटर को लेकर. वाइल डिवोट, ये सिख डिवोटी थे. नोन टू स्टेप डाउन ऑफ फ्रॉम हिज थ्रोन टू वाइप द dust of the feet of Muslims, many chants with his long grey beard. beard. अब इन्होंने क्या, मतलब ये इतने बड़े डिवोटी थे ना कि ये अपनी जो बियर्ड थी उससे मतलब रिलीजियस जगहों की साफ सफाई भी करते थे. Many of his important ministers and commanders were Muslims and Hindus. बहुत सारे important ministers और commanders थे जो मुस्लिम्स और हिंदूज थे. The most prominent and trustees of his ministers were फारूक फकीर अजीजुद्दीन थे जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, दीवान दीनानाथ. और इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स कौन थे, दीवान दीनानाथ. इनफैक्ट इन नो सेंस was the पंजाब रूल्ड by रंजीत सिंह एज ए सिक्स स्टेट. ये सिक्स स्टेट की तरह तो चल ही नहीं रही थी, ये एज ए सेकुलर स्टेट की तरह था. When the British forbade Ranjit Singh in 1809 to cross the Satluj and took the six states the east of river under the protection of, he kept quiet for his, he realized that his strength was no match of the. अब इन्होंने एक ही गलती की कि इन्होंने उस टाइम पे फाइट ही नहीं किया. इन्होंने सोचा कि हम सबसे कमजोर हैं, हम ब्रिटिशर्स से कमजोर हैं, उन्होंने फाइट नहीं किया. हालांकि उस टाइम पे इन्होंने सेकंड बेस्ट आर्मी बनाई थी एशिया में जो किसको compete कर सकती थी, ब्रिटिशर्स को. बट वो उस टाइम पे इनको पता नहीं क्या हो गया कि इन्होंने
उनके खिलाफ आवाज ही नहीं उठाई। बट ही डिड नॉट रिमूव द फॉरेन थ्रेट, फॉरेन थ्रेट को नहीं दिया, और अपना ये जो सारा बात था अपने सक्सेसर्स को लिए छोड़ दिया। एंड सो आफ्टर हिज डेथ व्हेन हिज किंगडम वाज, अब यहाँ पे क्या शुरू होगी, फिर से पावर स्ट्रगल शुरू होगी जो मुगल्स के टाइम पे शुरू हुई थी, और इंग्लिश मूव हुई और उन्होंने कॉन्कर कर दिया, और यहाँ पे भी ब्रिटिश राज आ गया। नेक्स्ट जैसे मैंने बोला था राइज एंड फॉल ऑफ मराठा पावर हम पढ़ेंगे, इसमें शायद सिर्फ यही रहता है। पूरा अभी तक हमने जो पढ़ा ना, जितने भी अच्छे लीडर्स थे उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा, अभी तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा ना उसमें हमें सिर्फ ये पता लगा है कि किसी ने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला सिस्टम किया ही नहीं, किसी ने भी नहीं। जो वीक रूलर्स थे ना उन्होंने ये सब कुछ किया, जो स्ट्रांग थे जिनके पास दिमाग था, और बाद में जो वीक रूलर्स को यूज किसने किया हमारे अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स ने किया। और उन्होंने ऐसी फूट डलवाई कि आज तक कास्टिज्म में हम बटे हुए हैं, हम कल्चर में बट गए हुए हैं। तो प्लीज प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस थिंग्स, अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करो। आपके कल्चर को अगर आप अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करोगे तभी तो सामने वाला भी आपके कल्चर की रिस्पेक्ट करेगा। दैट्स इट। अब नेक्स्ट हमारा होगा मराठा पावर को लेके, इसके ऊपर मैं एक ही वीडियो बनाऊंगी जिसमें एजुकेशन और ये कंप्लीट कल्चरल सोशल लाइफ को कंप्लीट करके उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हम उसको स्टार्ट कर देंगे। देख लेते हैं वैसे नेक्स्ट चैप्टर क्या आएगा। यूरोपियन सेटलमेंट्स पहले पढ़ लेंगे कि क्या क्या हुआ, किन किन वजह से यूरोपियन सेटलमेंट्स हुई, कौन कौन आया, फिर यूरोपियंस ने क्या क्या इधर हड़कम मचाई, उन सब के बारे में पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।